गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। टॉपिक रहेगा इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। अभिमन्यु, शिक्षा, श्रेया, दीपशिखा, हाँ होपफुली अभी आप मुझे देख पा रहे होंगे। थोड़ा सेटिंग्स में चेंज था तो हम लोग अभी मिल गए हैं। पिछले 3 दिनों से छुट्टी थी। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, लो फील कर रही थी, पहले एनर्जी भी लो थी। खैर अब कहानी शुरू करते हैं और लास्ट में हम देखेंगे, अगर समय बचा आज, कि आपके कुछ ही टॉपिक्स अब बाकी हैं। बहुत लंबे टॉपिक्स नहीं है, बट 2 टॉपिक जो हैं, बहुत बढ़िया आंचल, 2 टॉपिक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है उसमें। अगर हम बात करें तो एक तो टॉपिक है आपका क्या, ये इंटेलिजेंस। और जिन्होंने नया ज्वाइन किया, जो नए बैचेस में हैं, वो लोग परेशान ना हो, उनका घूम करके वापस से शुरू हो जाएगा। एक तो ये इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इंटेलिजेंस के टेस्ट भी शामिल होंगे और इंटेलिजेंस की थ्योरीज भी शामिल होंगी, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट अपने आप में शामिल होगा। और दूसरा टॉपिक है पर्सनैलिटी। ये 2 बड़े और भारी टॉपिक हैं कंपैरेटिवली, तो इनमें हम पूरी अटेंशन बना के रखेंगे, पेपर पेंसिल लेकर के बैठेंगे, पहले समझेंगे, रोल ऑफ टीचर बाद में करते रहेंगे, टाइम मिलेगा उसको, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो कवर हो जाएगा। जो पेडागोजी वाला सेक्शन शुरू होगा ना, जब एनसीएफ वगैरह का, वो तब कवर हो जाएगा। ठीक है बात। आ जाइए एक बार। ओके कमल। हाँ, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल इनफ। तनु, स्टार्ट करते हैं। मैं खुद आप लोगों को मिस कर रही थी, क्लास नहीं होती तो बड़ा अधूरा सा फील होता है, कुछ और बाकी के भी काम थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एकदम ठीक हूँ अभी, और होपफुली आप सभी भी एकदम ठीक ही होंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करें कहानी स्टार्ट आज की। आज मैंने एडमिशन लिया, बहुत अच्छी बात है जी। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा और एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। जो बची हुई पीडीएफ है ना, कई लोगों की दिक्कत वही खत्म नहीं होती, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। जब आप आए थे डेमो देख के, तब क्या मैंने एक शब्द हिंदी में कहा था, नहीं कहा था ना, तो उस चीज को लेकर परेशान मत रहिए, कोशिश कीजिए समझने पे फोकस हो, है ना। और कुछ क्वेश्चंस की भी जो शीट वगैरह है वो मिलेंगी टाइम के साथ, जो अभी तक मिल गए हैं जो चीजें, उनको रिवाइज तो कीजिए। मेन चीज है क्लास। देखिए, अगर हम बात करें, अगर आपने मुझसे कभी भी इंटेलिजेंस का टॉपिक समझा है आज से पहले, तो ये मत सोचेगा कि चीजें सेम होंगी। बहुत सारा कुछ हम नया सीखने वाले हैं, नए वे में सीखने वाले हैं, तो पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा। ठीक है अलका, चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बात पे। वेलकम जी सभी को। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि है क्या, आप क्या समझते हैं बुद्धि से, और पहली बार बुद्धि के बारे में चर्चा किसने की होगी। हम ये कहें अगर कि इंटेलिजेंस को हम क्या समझते हैं और इंटेलिजेंस के बारे में पहली बार किसने बात की होगी, बताइए। नहीं नहीं, हल नहीं होगा। इंटेलिजेंस के बारे में पहली बात सर फ्रांसिस गैल्टन ने की थी। सर फ्रांसिस 1800s में, गाल्टन बोल देते हैं इनको। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में पहली बार बात की थी। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कहें तो। और इन्होंने कहा जो बुद्धि है ना, वो हमारी हेरिडिटी, हेरिडिटी समझते हैं हम सभी। हेरिडिटी का मतलब है हमारी आनुवांशिकता, जो हमें हमारे माँ बाप से, जो जेनेटिक्स, जो जीन्स से मिला है वो। ठीक है बात। तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने कहा कि बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस हेरिडिटी से संबंधित है, यानी कि ये आपकी आनुवांशिकता से संबंधित है, यानी जो माँ बाप इंटेलिजेंट है उनके बच्चे इंटेलिजेंट होंगे। इन्होंने एक बुक भी लिखी, हेरिडेटरी जीनियस। इस बुक को आप याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। हेरिडेटरी जीनियस, इनकी बुक का नाम हेरिडेटरी जीनियस था। समझें एक बार, फिर से समझें, कोई बात नहीं। देखिए, अगर हम बात करें तो बुद्धि के बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जो चर्चा है, वो किसने की, सर फ्रांसिस गाल्टन। एक बायोलॉजिस्ट थे गाल्टन। ठीक, गाल्टन ने पहली बार बुद्धि के बारे में बात की, और इन्होंने कहा जो इंटेलिजेंस है, क्या है, जो इंटेलिजेंस है यानी जो बुद्धि है, वो आनुवांशिकता की वजह से होती है। बुद्धिमत्ता यदि किसी में है तो वो आनुवांशिकता की वजह से होगी। इन्होंने कहा डिजायरेबल ट्रेट्स, मतलब जो लोग बुद्धि से अच्छे हैं सिर्फ वही रिप्रोडक्शन करें आगे, और उन्हीं के बच्चे अगर होंगे तो इंटेलिजेंट होंगे। जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है उनको रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें सामने आई। ठीक, अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की, तो इन्होंने इंटेलिजेंस को कैसे कंसिडर किया, इन्होंने इंटेलिजेंस को कंसिडर किया एक आनुवंशिकता या एक हेरिडेटरी ट्रेट के रूप में। हेरिडिटी से मिलने वाला हेरिडेटरी ट्रेट है, एक तत्व है जो हमें हमारी आनुवंशिकता, हमारे जीन्स, हमारे जेनेटिक्स से मिला है। ये बात हमें यहाँ समझनी पड़ेगी। ठीक, ये हमारे जेनेटिक्स से मिला है। इन्होंने एक बुक भी लिख दी इसी के रिगार्ड में, जिस बुक का नाम क्या है, जिस बुक का नाम है हेरिडिटी, हेरिडेटरी जीनियस। हेरिडेटरी जीनियस, हेरिडेटरी जीनियस करके इनकी एक बुक थी। ठीक, किसकी, सर फ्रांसिस गाल्टन की। ठीक है बात, इतनी बात सभी को क्लियर है या नहीं, बताइए एक बार। टॉपिक पे फोकस रखिए, फालतू बातें मत कीजिए प्लीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि हम टॉपिक समझ पाए, पेपर में यही काम आएगा। अरे बहुत बढ़िया आंचल, आई मिस यू ऑल टू। बताइए एक बार, इतनी बात क्लियर है। सर फ्रांसिस गाल्टन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार बुद्धि और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता और बुद्धि दोनों के बारे में बात की। पहले व्यक्ति हैं। हेरिडेटरी ट्रेट्स पे, या बुद्धि क्या है, हेरिडिटी से, आनुवंशिकता से जुड़ी हुई है। ठीक, और जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के कारण बुद्धिमत्ता होती है, ये कहते हैं ये। इन्होंने एक बुक भी लिखी, हेरिडेटरी जीनियस। हेरिडेटरी जीनियस, इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा। ठीक, और इनके साथ एक चीज और जोड़ी जाती है, इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ यूजेनिक्स, किसको, गाल्टन को। फादर ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब क्या है, यूजेनिक्स का मतलब होता है कि डिजायरेबल ट्रेट्स के बेसिस पे जो रिप्रोडक्शन है या आगे की जो जनरेशंस हैं, वो डिजायरेबल ट्रेट्स के बेसिस पे ही हो। मान लीजिए कि जो ट्रेट्स हमें पसंद है, मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छे से वक्ता है, कोई है जो रिसर्च अच्छी करता है, तो 2 लोगों को मिलवाया और उनके जो बच्चे होंगे डिजायरेबल ट्रेट्स को मिला के, 2 हाइट जिनकी ज्यादा है, ऐसे लोगों के साथ जब वो नेक्स्ट जनरेशन उनकी आएगी तो वो उसी तरह की होगी। ठीक है बात। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि यूजेनिक्स के जो जनक कहा जाता है वो इन्हीं को कहा जाता है। ये बात हम याद रखेंगे। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है। बुद्धि हेरिडिटी से ज्यादा संबंधित है या उससे, एनवायरमेंट से, इस पे चर्चा हम अंत में करेंगे।
हाँ प्रसन्नजीत, मेरी उनसे बात हुई अभी। ठीक, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात हम सभी को क्लियर है। अब बुद्धि की परिभाषाओं पे आ जाते हैं। हाँ, बुद्धि की बिल्कुल। जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों हेरिडिटी से जुड़े हुए हैं। ये बात मैं आपको डेवलपमेंट के चैप्टर में बता चुकी हूँ। जिनका डेवलपमेंट का चैप्टर अभी नहीं हुआ है वो इंतजार करें। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जीनोटाइप वो है जो जितने भी आपके डीएनए आरएनए जो भी आपके हेरिडिटी में आपने ट्रेट्स एक्वायर कर लिया, आपके जीन्स में हैं जो कॉम्बिनेशंस। फिनोटाइप वो है जो आपके जेनेटिक मेकअप में तो है ही और वो फिजिकली भी विजिबल है। मान लीजिए काला और गोरा दोनों रंग आपके जेनेटिक मेकअप में थे, लेकिन आपका जो रंग है वो क्या है? गोरा है। तो आपका फिनोटाइप गोरा हुआ। जीनोटाइप में हो सकता है आपके फादर या मदर में से कोई एक हल्का सा डार्क था उनका जो कलर है, तो वो भी आपके जीन्स में है। तो जीन्स में जो भी है जेनेटिक मेकअप वो जीनोटाइप, लेकिन जो विजिबल है बाहर वो फिनोटाइप। ठीक है बात? इट इज दी। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की इंटेलिजेंस की, वैसे तो इंटेलिजेंस को अलग अलग लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन एक जनरल डेफिनेशन अगर हम मान करके चलें बुद्धि की, इसकी डेफिनेशन पे ही बहुत विवाद है। कोई देश कहेगा भाई जो युद्ध में अच्छा है वो इंटेलिजेंट है, कोई कहेगा जो डिस्कवरी में अच्छा है वो इंटेलिजेंट है, कोई कहेगा मैथ्स में अच्छा है तो इंटेलिजेंस है। ठीक है बात? बिल्कुल मुक्ता। तो एक सामान्य परिभाषा की यदि हम बात करें तो इंटेलिजेंस इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट। यानी कि बिल्कुल होगा भव्या, इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट। मतलब ये क्या है? एक क्षमता है एडजस्ट करने की आपके एनवायरमेंट में। आपका जो पर्यावरण है उसमें आप एडजस्ट कर पाए उस क्षमता को। भाई एक व्यक्ति है जो शहर में जाता है तो वहां एडजस्ट कर लेता है, वहां ठीक तरीके से रहता है। एक व्यक्ति है जो गांव में जाता है वहां भी उसको बहुत ज्यादा रोने नहीं लगता कि हाई गर्मी है, वो नॉर्मली वहां भी एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो जल्दी से सिचुएशंस में अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, बोला जाता है ना जैसा देश वैसा भेष। तो ये क्या एक इंटेलिजेंट होने की एक निशानी है कि आप एडजस्ट कर लेते हैं अपने एनवायरमेंट के साथ। क्लियर है बात ज्योति? तो आपकी एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की जो क्षमता है उसको इंटेलिजेंट कहा जा सकता है। ठीक है बात मोरानी? नेक्स्ट चीज है एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी सीखने की जिसमें जितनी ज्यादा अच्छी क्षमता है वो भी इंटेलिजेंट कहलाएगा। फटाफट से आप सीख जाते हैं कोई नई चीज। ठीक, ये जनरल डेफिनेशन है, किसी एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग नहीं है, व्यक्ति के अकॉर्डिंग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बात? अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं ये एबिलिटी है अपने एनवायरमेंट अपने पर्यावरण के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की। ठीक, क्या है? कुछ नया सीखने की क्षमता, कुछ नया सीखने की क्षमता। और अगर हम बात करें तो टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी अमूर्त चिंतन जो है उसको कैरी ऑन कर पाने की, पूरा कर पाना। हिंदी की ट्रांसलेशन थोड़ी सी गड़बड़ है, इस बात को ऐसे समझिएगा कि इंटेलिजेंस एक ऐसी क्षमता है जो आपको अपने एनवायरमेंट यानी आपको अपने पर्यावरण में समायोजन करने की क्षमता देती है, आपको कुछ नया सीखने की क्षमता देती है, और एक ऐसी क्षमता है जिसकी वजह से आप अमूर्त चिंतन को कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है पलक, आप बिल्कुल जा सकते हैं पलक, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई ही करें, अगर इतनी दिक्कत है तो, है ना? क्या करें वैसे लोगों का? तो हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस वो क्षमता है जिसके माध्यम से आप अपने एनवायरमेंट में एडजस्ट करना सीखते हैं। भाई हो सकता है आप एग्जाम देने जाएं और चोट लग जाए, आपको कुछ और हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वहां बैठ के रोते ही रहेंगे। आपको पता है अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए अपने एनवायरमेंट में, तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द हो रहा है, बाहर से आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, मैं अपना फोकस करती हूँ। तो आपने अपने एनवायरमेंट के साथ यदि एडजस्ट करना सीख लिया या आप अडेप्ट कर लेते हैं तो ये भी एक इंटेलिजेंट होने की निशानी है। ये क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आप इंटेलिजेंट हैं। ठीक, दूसरी बात आपकी कुछ नया सीखने की क्षमता, बहुत बढ़िया शिक्षा। तीसरी बात एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? सिंबल्स पे, जी सोनी, सिंबल्स पे या वर्ड्स को या न्यूमेरिकल एबिलिटीज, इन सारी चीजों में वर्क करने की जो क्षमता है। मतलब ऐसी चीज जो सिर्फ आपके सामने नहीं है उस पर भी आप सोच पाते हैं, चाहे वो फिलोसफी हो चाहे वो साइंस हो। बहुत सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आ सकती है जिनको आप, दो चीजें होती है, एक होता है कॉन्क्रीट, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट वो है जिसको आप टच फील कर सकें, जैसे ये जो पेन है इसको मैं टच और फील कर सकती हूँ। जबकि जो आपका कुछ, मान लीजिए मैं किसी एक विचार के बारे में सोचूं, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को टच तो नहीं किया जा सकता, क्यों है? वो अमूर्त कॉन्सेप्ट हो गया। कोई एक हाइपोथेसिस के बारे में बात करे तो क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की सिचुएशन बन गई। तो ये जनरल बात हुई। एक और छोटी सी बात को हम समझेंगे कुछ नया सीखने से पहले कि इंटेलिजेंस जो शब्द है वो इटिमोलॉजिकली आया कहां से, शाब्दिक अर्थ कहां से निकला है। तो एक वर्ड है, लैटिन वर्ड, क्या है? इंटेलिजियर या फिर इंटेलिजेंशिया। ये दो वर्ड हैं लैटिन भाषा के, वर्ड है इंटेलिजियर और इंटेलिजेंशिया, है ना? इंटेलिजियर और इंटेलिजेंशिया, विच मीन्स टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या है? कि आप चीजों को समझ पाए। नहीं वर्षा, बहुत सारी चीजें हम नहीं सीखेंगे। लीव इट पलक, दैट्स ओके। चलिए आ जाइए। यूजेनिक्स का मतलब होता है डिजायरेबल ट्रेट्स को एक साथ लाना, जो जो आपको चाहिए वो इकट्ठा। ठीक है बात? इंटेलिजियर या इंटेलिजेंशिया की यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। ये जिन शब्दों से निकला है, इंटेलिजेंशिया और इंटेलिजियर, उन दोनों शब्द का अर्थ है समझना, टू अंडरस्टैंड। तो यानी बुद्धि का इटिमोलॉजिकली जो अर्थ है, जी मोरानी, जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? समझना चीजों को। क्लियर है बात? इतनी बात सभी को क्लियर है? सही है। अभी आएंगे बातों पे। देखिए पूरा चैप्टर समझा करो, फिर देखो कि डाउट बचा क्या है। व्हाट इज इंटेलिजेंस? अब तक जो हमने दो डेफिनेशन पढ़ी उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस को चार एस्पेक्ट में विभाजित किया जा सकता है। इसके कुछ चार एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनके अराउंड इंटेलिजेंस की जितनी भी डेफिनेशन है वो घूमती है। इंटेलिजेंस को कुछ 4 ग्राउंड्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। वो क्या है? एबिलिटी टू एडजस्ट, यानी समायोजन की क्षमता, समायोजन की क्षमता।
तो आप अपने एनवायरमेंट में क्या कर पाए, एडजस्ट कर पाए, आप जैसा देश है वैसा भेष है वो आप धारण कर पाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो रहा है तो उसको भी मान लेंगे, बट एक नॉर्मल सेंस में जितना आप एडजस्ट कर सकते हैं उतना आप कर पाए। फिर है एबिलिटी टू लर्न, यानी सीखने की क्षमता, कुछ नया सीखने की क्षमता। ऐसा नहीं है कि आपकी सीखने की क्षमता ही खत्म हो गई एक एज के बाद, बस जितना आपको आता है उसी पे आप जिंदगी भर चल रहे हैं, कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते। जो जितनी जल्दी सीख लेता है हम कह सकते हैं उसका बुद्धि का स्तर उतना ही बेहतर है। फिर है एबिलिटी टू डू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी तीसरे ग्राउंड पे जो कुछ परिभाषाएं वो कहती हैं अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन मतलब सिंबल्स के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, न्यूमेरिकल या साइंटिफिक वेज में, मतलब ऐसी चीजें जो सामने नहीं है, आइडियाज के बारे में सोचना। ठीक है शिवांगी। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशनल एस्पेक्ट। ऑपरेशनल एस्पेक्ट जिसको हम कह सकते हैं संक्रियात्मक या क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में क्या है कि आप डे टू डे लाइफ में कितना यूज कर पाते हैं इंटेलिजेंस को, कितने अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं, वो हुआ इंटेलिजेंस। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है नहीं? देखो सबके डाउट्स नहीं लिए जा सकते। कुछ लोगों को लगता है उन्होंने लाइफ बैच में एडमिशन लिया है तो हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है नहीं इस चीज की, कोशिश की जाती है बट पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि अगर हजारों की संख्या में आप लोग हैं साथ में जुड़े हुए, या 1000 भी छोड़ दीजिए, 100-200 लोग हैं, तब भी सारे डाउट नहीं लिए जा सकते। तो टॉपिक को समझना जरूरी है, टॉपिक पे फोकस रखिए, डाउट अपने आप क्लियर होंगे। देखिए अगर हम बात करें, बताएंगे सिलेबस का भी, अगर हम बात करें तो 4 चीजें हमने समझी कि इंटेलिजेंस को हम 4 एस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 तरीके से इंटेलिजेंस की आपको ज्यादातर परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। ठीक, पहला हो सकता है एबिलिटी टू एडजस्ट, यानी समायोजन की क्षमता, कि आप अपने एनवायरमेंट में एडजस्ट कर पाए, इस बारे में बात हो रही है। ठीक, दूसरा है सीखने की क्षमता, यानी कुछ नया सीखने की क्षमता। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी विशेषता हो सकती है, इंटेलिजेंस की विशेषताएं भी हो सकती हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, भाई फीचर्स भी हो सकते हैं ये, कि विशेषता क्या है इंटेलिजेंट होने की। तो आप कहेंगे भाई एडजस्ट करने की क्षमता, कुछ नया सीखने की क्षमता, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की, या आपके डे टू डे जो काम है वो करने की क्षमता। क्लियर बात है? ऑपरेशनल में आपका डे टू डे लाइफ हो सकती है कि आप कितने अच्छे से अपनी डे टू डे लाइफ में फंक्शन कर पाते हैं। ठीक है, ये एक बात हो सकती है, करेंगे मीटअप, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात? चलें आगे। बढ़िया रोमा, हो जाएगा भव्या। हम्म, बहुत बढ़िया ममता, रिवीजन जरूरी है इन दिनों अगर आपने रिवाइज किया है तो। चलिए इतनी बात क्लियर है हम सभी को, आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। देखिए ये देखिए, आएगी मीटअप वीडियो भी। कुछ डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सैकड़ों डेफिनेशंस हैं और सारी आप याद कर भी नहीं सकते। किस दिन यूट्यूब पे जरूरत पड़ी तो डेफिनेशन का अलग से सेशन ले लेंगे, क्योंकि ये याद रखने की क्षमता ही है आपकी, नहीं तो डेफिनेशन को कितना याद रखोगे। सब बढ़िया है सोनी, नहीं रजनी। बिने एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक डेफिनेशन दी है 1905 में, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल, यानी बुद्धि एक क्षमता है किसी व्यक्ति की अपने व्यवहार को किसी गोल की दिशा में ले जाने की। फिर से समझ लीजिए, अगर हम बात करें, बिने कहते हैं इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल, यानी बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने व्यवहार को निर्देशित करता है किसी एक उद्देश्य के प्रति। लिख सकते हैं अगर आप ये बात लिखना चाह रहे हैं तो, करेंगे कुछ बात आपसे बिल्कुल करेंगे। ठीक, तो बिने कह रहे हैं इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल। भाई आपको पता है आपका गोल है केंद्रीय विद्यालय, रीट एग्जाम क्लियर करना, रीट प्लस भी क्लियर करना, कोई रीट सीटेट टेस्ट कोई भी एग्जाम क्लियर करना। तो आप अगर इंटेलिजेंट हैं तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने आप को डायरेक्ट कर सकें, दिशा दे सकें अपने व्यवहार को, अपने एक्शंस को उस गोल तक पहुंचने के लिए। कैसे? सही दिशा में आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, उस हिसाब से टॉपिक्स पढ़ेंगे, सही जगह पे जाएंगे, फिर वहां विश्वास करके पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे सिलेबस, और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा में पढ़ना है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है बात? हिंदी में कोई कह रहा रिपीट कर दीजिए। बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने व्यवहार को अपने उद्देश्य के डायरेक्शन में या उद्देश्य के प्रति निर्देशित करता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। डीडब्ल्यू वेचलर, वेचलर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह भी दिए हैं, जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे तब पढ़ेंगे। डीडब्ल्यू वेचलर कहते हैं, ये बड़ी फेमस है, ये जो डेफिनेशन है सेकंड वाली, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, यानी बुद्धि वो एक क्षमता है, एक ऐसी ग्लोबल कैपेसिटी है जिसके द्वारा एक व्यक्ति पर्पसफुली यानी उद्देश्यपूर्ण ढंग से व्यवहार करता है एक उद्देश्य के प्रति। टू थिंक रैशनली, यानी वो कैसे तार्किक ढंग से सोचेगा, तर्क लगाएगा, बस ऐसे ही नहीं किसी ने कह दिया बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो गलत ही होगा तो मान नहीं लेगा, करके देखेगा, या तर्क लगाएगा, एक रीजनिंग, एक रैशनैलिटी लगाएगा, सही ढंग से सोचेगा, बिल्कुल चलेगा खुशबू। एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट, और अपने एनवायरमेंट के साथ ढंग से या प्रभावपूर्ण तरीके से डील कर पाएगा। ठीक है बात? भाई आपका जो एनवायरमेंट है आपको उसके साथ इफेक्टिवली डील करना आना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो इंटेलिजेंस इज द, ये समझने की चीजें, रटने की नहीं है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये डेफिनेशन लिख के बता दो, आपको सिर्फ पहचानना होगा, उसके लिए बस आपको समझ में आ जाए तो आप पहचान जाएंगे। 4 ऑप्शन पहले से होते हैं पेपर में, आपको सिर्फ पहचानना है। ठीक है, शिवानी ये कह रहे हैं बैचलर, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, यानी बुद्धि एक ऐसी संपूर्ण क्षमता है एक व्यक्ति की जिसके द्वारा वो उद्देश्यपूर्ण ढंग से एक्ट करता है यानी व्यवहार करता है। टू थिंक रैशनली, तार्किक रूप से सोच पाता है या चिंतन कर पाता है। और टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट, और अपने वातावरण से प्रभावी ढंग से या अपने वातावरण में प्रभावी रूप से क्या कर पाता है, समायोजन कर पाता है। क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल में। आगे बढ़े। देखिए अब बात आती है आईक्यू के कॉन्सेप्ट की। इससे पहले हम 2-3 चीजें समझेंगे।
इसको समझने से पहले हमें 2-3 चीजें समझनी होंगी, क्योंकि हम डिटेल में समझ रहे हैं। आज से पहले आपने जो भी इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा है वो सब भूल जाइए और एक नए ढंग से इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, इससे पहले हमें समझना होगा, इंटेलिजेंस की बात हो गई, फिर इंटेलिजेंस को मापने की बात हुई कि भाई कैसे मापेंगे हम कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन नहीं। ठीक है अंकिता, कैसे? तो इंटेलिजेंस को मेजर करने की बात आई, इंटेलिजेंस को मेजर करने की बात आई, यानी इंटेलिजेंस के टेस्ट की बात आई, भाई परीक्षण करो। तो बुद्धि परीक्षणों की जब बात आएगी तो फ्रांस की गवर्नमेंट, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ मैंने की है, परीक्षण हिंदी लिखने की बिल्कुल ही आदत छूट गई है। चलो जो भी है इसको देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफी। ठीक, हिंदी में इंटेलिजेंस टेस्ट या बुद्धि परीक्षणों की अगर हम बात करें तो बुद्धि का पहला परीक्षण एक व्यक्ति हैं जिनको कहा जाता है एल्फ्रेड बिने। व्यक्ति का नाम है एल्फ्रेड बिने, वही बिने जिनकी अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, एल्फ्रेड बिने। इनको कहा फ्रांस की गवर्नमेंट ने कि एक काम करो, एक इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाओ, परीक्षण करो। ठीक, सही लिखा है, वेरी गुड, धन्यवाद जी। ठीक, क्या करो, इंटेलिजेंस का परीक्षण लो। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस को टेस्ट करने की, तो इंटेलिजेंस का पहला टेस्ट जांचने के लिए 1905 में पब्लिश हुआ। 1904 में इन्होंने तैयार कर लिया था या इस पे काम चल रहा था, बट अगर प्रॉपर बात करें तो 1905 में ये पब्लिश हुआ, पब्लिश्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या था और ये फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी बुद्धि का पहला परीक्षण, बुद्धि का पहला परीक्षण। ठीक है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। क्लियर है बात? अब इनके साथ, और ये किस लिए किया गया, इन्होंने पेरिस में, ये और इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम है थियोडोर साइमन, बिने एंड थियोडोर साइमन। सिर्फ साइमन से आप याद रख सकते हो, साइमन कमीशन से भी याद रख सकते हो जिन्होंने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी। तो ये दो लोग साथ में थे, ये इनके एसोसिएट थे साइमन। ठीक है, अगर हम बात करें नेहा, कोई बात नहीं दीपिका, अगर हम बात करें तो एल्फ्रेड बिने और साइमन को काम दिया गया पेरिस में कि ये, कोई बात नहीं, मैंने आज आएगा। एल्फ्रेड बिने और साइमन को ये काम दिया गया, पेरिस में ये लोग काम करते थे, फ्रांस की गवर्नमेंट ने, फ्रेंच में ये पहला टेस्ट हुआ था, फ्रांस में, फ्रेंच लैंग्वेज में। अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट डेवलप किया, किस लिए, कि जो ऐसे बच्चे हैं जो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और जो कम बुद्धि की क्षमता रखते हैं उनमें डिफरेंशिएट किया जा सके, उनके अकॉर्डिंग फिर पढ़ाया जा सके उनको। बहुत बड़े संबल, इतनी बात क्लियर है? ये एक बेसिक बात थी। ठीक, इसके अलावा और भी अलग अलग पर्पज रहे, अलग अलग टाइम पे, कोई आर्मी के लिए करा रहा था टेस्ट, कोई किसी और चीज के लिए। ठीक है सिमरन, बिल्कुल इनफ रहेगा। तो ये बात क्लियर हुई, पहला बुद्धि का परीक्षण 1905 में एल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा बनाया गया, पब्लिश हुआ 1905 में। 1904 आ जाए ऑप्शन में, अगर 1905 ना हो तो आप 1904 पे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है प्रियल, अगर हम बात करें तो जो एल्फ्रेड बिने हैं, ये टेस्ट कब आया था, 1905 में ये पब्लिश हो गया था, उससे पहले ये तैयारी चल रही थी 1904 से ही। 1905 में पब्लिश हो गया था पहला बुद्धि का परीक्षण। अब इसको समझते जाइएगा एक एक करके। पब्लिश्ड फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का पहला परीक्षण 1905 में क्या हो गया था, पब्लिश हो गया था। ठीक, फिर इसमें 3 साल बाद एक परिवर्तन आता है, 3 साल बाद एक परिवर्तन आता है, यानी 1908 में इसको रिवाइज किया गया। 3 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए था ये, मतलब 3 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए, और इसमें कुछ 30 टेस्ट थे पास और फेल के अकॉर्डिंग, कुछ 30 टेस्ट थे जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे, है ना, फिर उनको समझ करके जो जैसा आंसर कर रहा है उसको उसके हिसाब से मापा जाता। ठीक, 3 साल बाद इसको क्या किया गया, रिवाइज किया गया। 1908 में ये सेकंड एडिशन आया, सेकंड एडिशन बुक का आता है ना जैसे, या रिवाइज्ड एडिशन। ठीक, रिवीजन हुआ इसका, सेकंड रिवीजन कह सकते हो आप, एडिटिंग लिख दिया एडिशन को, सेकंड एडिशन या रिवीजन हुआ इसका। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर से इसको 3 साल बाद रिवाइज किया गया। भाई हर चीज तो समय के साथ परिवर्तित ही होती है ना, जैसा आपने मुझसे एक बार इंटेलिजेंस पढ़ा है वैसा थोड़ी पढ़ोगे हमेशा, उसमें चेंजेस आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। यानी फिर से इसको रिवाइज किया गया 1911 में, थर्ड रिवीजन। ठीक, थर्ड रिवीजन में क्या हुआ, इन्होंने अडल्ट्स को भी शामिल कर लिया। अब तक ये सिर्फ किशोरावस्था तक था, 13 साल, बहुत ज्यादा चेंजेस सेकंड एडिशन में नहीं हुए। थर्ड एडिशन में क्या हुआ, थर्ड एडिशन में रिवीजन अच्छे लेवल के हुए, हम कह सकते हैं कि अडल्ट्स को भी शामिल कर लिया गया। अडल्ट आप जानते हैं 18-20 साल के लोगों को भी। ठीक है, नेक्स्ट चीज है आपकी, अब 1911 में ही एक व्यक्ति थे टर्मन, उन्होंने इस पर रिवीजन का काम शुरू कर दिया था, और 1916 में वो स्टैनफोर्ड के एक वो थे प्रोफेसर, 1916 में ये रिवाइज होकर के नाम बदल गया इसका, अगेन रिवीजन हुआ फोर्थ, और नाम हो गया स्टैनफोर्ड बिने, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसको चेंज किया गया टर्मन के द्वारा। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट बन गया अब ये, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। कब, 1916 में, 1916 में। ये बात हम याद रखेंगे, बिल्कुल लाइव है गुरप्रीत हम, क्लियर है? हाँ क्लियर है। ये तीनों में जो मेन उद्देश्य था, वो जो मेन काम था, उसमें ये बिने और साइमन ही इन्वॉल्व थे। ये एक ऐसा रिवीजन है जिसमें टर्मन इन्वॉल्व थे। टर्मन ने आकर के, और इसमें बिने भी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं सिर्फ टर्मन नहीं कर दिया, लेकिन टर्मन का इसमें रोल था, और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, और इसलिए स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट कहा गया, क्योंकि स्टैनफोर्ड के अंडर इसमें चेंजेस लाए गए 1916 की ईयर में। ठीक, तो ये 4 बार रिवाइज हुआ, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक,
पहला है 1905 में पब्लिश हुआ, 1904 भी आपको कई जगह मिलेगा, इसका मतलब है कि तैयारी शुरू हो गई थी, 1904 में भी काम करना शुरू हो गया था। अब जैसे मान लीजिए आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, 2019 से कहानियां शुरू हो गई हैं, लागू कब होगी उसकी बात तब देखेंगे। तो लागू हो गया, एक तरह से पब्लिश हो गया 1905 में ही, 1908 में रिवाइज हुआ, 1911 में फिर से रिवाइज हुआ, 1908 में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आए, 1911 में अडल्ट्स के लिए भी लागू हो गया। यहां तक ये सिर्फ टीनेजर्स तक ही था, 13 साल 15 साल, कुछ 30 क्वेश्चन होते थे, उसके बेसिस पे पास फेल का चीजें होती थी। यहाँ पे बिने और थियोडोर साइमन ही है, यहाँ पे आगे टर्मन भी, टर्मन ने इन्वॉल्व होकर के इसमें परिवर्तन लाए और ये स्टैनफोर्ड बिने कहलाया। क्यों कहलाया? टर्मन का नाम नहीं है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे टर्मन, इसलिए टर्मन का नाम नहीं है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है। ठीक है बात। तो ये रिवीजन्स हुए किसके? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट के। इतनी बात सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है ना? हाँ अभी सब ठीक है शिवांगी, आगे बढ़ेंगे। अब एक दो चीजें हमें और ध्यान रखनी है। जब ये पहला इंटेलिजेंस टेस्ट आया, फर्स्ट इंटेलिजेंस, पहला बुद्धि परीक्षण टेस्ट जो है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जब आया, कब आया? 1905 में। तब तक आईक्यू का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। इस बात में बहुत कंफ्यूज होते हैं कई लोग। 1905 में कोई आईक्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था, नो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू वाज देयर। मतलब बुद्धि के परीक्षण पहले से होते आ रहे हैं। ये जो आईक्यू टर्म है, आईक्यू का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी बुद्धि लब्धांक, वो बाद में आया है। ठीक है बात। अगर हम बात करें तो 1905 की यदि हम बात कर रहे हैं, पहला इंटेलिजेंस का टेस्ट आया। एक और चीज आप याद रखेंगे यहां कि एक टर्म है जिसको आपने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं मेंटल एज। मेंटल एज यानी मानसिक आयु। मानसिक आयु क्या है? जिस लेवल पे आपका दिमाग काम करता है। मतलब हो सकता है आपकी आयु हो, दो तरह की आयु होती है, एक क्रोनोलॉजिकल एक मेंटल। मेंटल का मतलब है अगर आप 8 साल के हैं तो क्या आपका दिमाग 8 साल के बच्चे के लेवल का काम करता है या 3 साल के लेवल का ही काम करता है? हो सकता है 13 साल के लेवल का काम करता हो। ठीक। तो मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है उसको भी किसने दिया? एल्फ्रेड बिने ने ही दिया। ये बात भी हम याद रखेंगे। किसने दिया? छोटी छोटी चीजें जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एल्फ्रेड बिने, वही जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण दिया है और इन्होंने रिवीजन भी किए हैं। और एल्फ्रेड बिने को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट्स कहा जाता है। फादर ऑफ यानी बुद्धि परीक्षणों के जनक, इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षणों के का जनक किसको कहा जाएगा? एल्फ्रेड बिने को, क्योंकि इतने सारे रिवीजन किए, सबसे पहला बुद्धि का परीक्षण भी दिया। ठीक है बात। तो ये व्यक्ति कौन है? ये नाम याद रखिएगा, एक एक नंबर में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, और इसको शुरुआत से अगर समझ के चलोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, नहीं तो ये टॉपिक आपका सर खा जाएगा, क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत हैं, तथ्य बहुत हैं। ठीक। बिने को कहा जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट्स। ठीक है, हिंदी में आप बिने लिख सकते हैं, अल्फ्रेड बिने। क्लियर है इतनी बात? बताइए एक बार। इतनी बात मेरे ख्याल में हम सभी को क्लियर है। आई अंडरस्टैंड पलक, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, लीव इट। पलक का मेल भी आ गया, इट्स ओके, गलती से लग गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कह रहा है आपकी क्लास में टाइम जल्दी निकल जाता है। हाँ, जब हम ध्यान से और इंटरेस्ट से पढ़ रहे होते हैं, और ये कहानी की तरह है ना, टॉपिक को अगर कहानी की तरह नहीं समझाया जाएगा तो दिमाग में रुकेगा नहीं। नहीं तो ये मैं बहुत जल्दी से भी करा के निकल सकती हूँ। देखिए एक बार, अगर हम बात करें, हमने क्या चीजें समझी पिछले कुछ टाइम में? हमने समझा कि फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। 1905 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट आया। 1908 में किसका कंसेप्ट दिया? मेंटल एज का, मानसिक आयु क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आया। ठीक। फिर उसके बाद ये, उससे पहले ये रिवीजन हुए थे ये 4। ठीक। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट पब्लिश हुआ था 1905 में, थियोडोर साइमन और एल्फ्रेड बिने के द्वारा। ठीक है बात। ये फादर ऑफ यूजेनिक्स और ये सारी बातें तो हम कर ही चुके हैं। अब आ जाते हैं आईक्यू के कॉन्सेप्ट पे कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू क्या है। आज के डेट में हमें पता होता है, जब हमें किसी की बुद्धि को मेजर करना हो कि उसके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, इसको मेजर करना हो अगर, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे आईक्यू टेस्ट करा लो जाके लैब में। उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं आईक्यू टेस्ट में, कुछ पजल्स होती हैं, कई तरह की चीजें होती हैं, और उससे पता लग जाएगा कि आपका मानसिक क्षमता या आपका आईक्यू का स्कोर क्या है। अगर बुद्धि को स्कोर में जांचना हो तो इससे हम जांच सकते हैं। ठीक है, वो अभी आएंगे, सुनील, वो दूसरे व्यक्ति हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, फ्रेम्स ऑफ माइंड, गार्डनर की बुक है। ठीक है बात। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस कोशेंट की, यानी बुद्धि लब्धि की, तो ये जो टर्म है इंटेलिजेंस कोशेंट आपको दिख रहा होगा, इसको दिया था विलियम स्टर्न ने। विलियम स्टर्न। ठीक है बात। विलियम स्टर्न ने इसको दिया पहली बार। अगर आपसे पूछे आईक्यू किसने दिया, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, आप कहेंगे विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया। कब दिया? 1912 में। 1912 में विलियम स्टर्न ने सबसे पहले, इन चीजों को लिखते जाइएगा, नहीं चलिए लाइव वीडियो भाई। ठीक। समझते हैं एक बार, इस आईक्यू में बहुत कंफ्यूजन रहती है कई लोगों को, उसको समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए, अगर हम बात करें आईक्यू की, तो आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है, आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिया किसने? विलियम स्टर्न नाम के एक व्यक्ति हैं। स्टर्नबर्ग नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना, एक तो नाम इतने सारे अंग्रेजों के। विलियम स्टर्न। ठीक है बात। विलियम स्टर्न की यदि हम बात करें तो विलियम स्टर्न क्या है? इन्होंने 1912 में पहली बार आईक्यू के कॉन्सेप्ट की बात की। ठीक। आईक्यू यानी बुद्धि लब्धांक या बुद्धि लब्धि। ठीक, बुद्धि लब्धि।
ठीक, इसको यूज किया या इसको मॉडिफाई किया किसने? एक व्यक्ति हैं जो 1916 में 1916 के अंदर उन्होंने इसको कर दिया चेंज। सेम व्यक्ति हैं जो स्टैनफोर्ड बिने ला रहे थे, उनका नाम क्या है? टर्मन। टर्मन। और एक सूत्र आया आईक्यू का, फॉर्मूला किसने दिया? अगर बात फॉर्मूले की होती है, फॉर्मूला की होती है अगर बात, तो आप कहेंगे टर्मन ने उसको रिवाइज करके दिया। क्या बनाया आईक्यू का फॉर्मूला? आईक्यू का फॉर्मूला बनाया आईक्यू बराबर मानसिक आयु MA बटा वास्तविक आयु CA इंटू 100। 100 से जो मल्टीप्लाई किया गया ना, ये किसने किया? ये किया टर्मन ने। ये जो उसका फाइनल रिवीजन है इस फॉर्मूले का, अगर पूछे सूत्र किसने दिया तो आप टर्मन के साथ जाएंगे। अगर पूछे कि ये जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया तो आप कहेंगे स्टर्न। और टर्मन है जिन्होंने इस सूत्र की बात की या इसको रिवाइज किया। सबसे पहले आईक्यू की बात विलियम स्टर्न ने की है। ठीक, आईक्यू को बिने ने नहीं दिया, लुईस टर्मन नाम है इनका एग्जैक्टली। इनको आईक्यू को बिने ने नहीं दिया, हाँ बिल्कुल, इसमें गुणा करके टर्मन ने इसको 100 से मल्टीप्लाई करके एक रिवाइज्ड फॉर्म बनाई। तो ज्यादातर केस में या तो आपको दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, या तो टर्मन होगा या तो स्टर्न होगा। अगर दोनों है तो आपको देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू लिखा है या आईक्यू फॉर्मूला लिखा है। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू लिखा है तो विलियम स्टर्न, अगर फॉर्मूला लिखा है तो टर्मन, नहीं तो दोनों में से एक ही नाम होता है। फर्स्ट टाइम यूज इन्होंने किया 1912 में, जो ये विलियम स्टर्न है ना, 1912 में फर्स्ट टाइम आईक्यू की बात इन्होंने की है। ये सेकंड टाइम में फॉर्मूला को रिवाइज किया है। आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था, फॉर्मूला रिवाइज करके सेकंड टाइम में टर्मन लेकर के आए हैं। ये बात आप समझ लेंगे। अब इस फॉर्मूला की चर्चा करेंगे। इस फॉर्मूला में जो ये मानसिक आयु है ना, मेंटल एज, ये इन दोनों में से किसी ने नहीं दी। अरे यार बिने है वो गलत लिखा है, वर्षा कुछ और लिखा होगा। ठीक, अगर आप बिल्कुल एनसीईआरटी से ऊपर तो कुछ और नहीं है, उसको भी अगर आप चेक करेंगे तो ये एकदम टू द पॉइंट बात हो रही है। टर्मन ने रिवाइज किया, टर्मन ने फॉर्मूला बनाया 100 से मल्टीप्लाई करके। आईक्यू का जो संप्रत्यय है कि आईक्यू है क्या, उसकी बात स्टर्न ने की सबसे पहले 1912 में। ठीक है, फॉर्मूला की बात टर्मन कर रहे हैं, आईक्यू के कॉन्सेप्ट की बात स्टर्न ने की। क्लियर है? अब इसमें जो ये मेंटल एज है, इसको ना दिया टर्मन ने, ना दिया स्टर्न ने, इसको दिया था एल्फ्रेड बिने ने। एल्फ्रेड बिने ने दिया था किसको? मानसिक आयु को। फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला देखिए, ये है फॉर्मूला आपके सामने। अगर हम बात करें इस फॉर्मूला की तो इसमें लिखा है मेंटल एज यानी मानसिक आयु बटा क्रोनोलॉजिकल एज गुणा किससे? 100 से। ठीक, ये जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है इसको बिने ने दिया था, वो 1908 वाली जो बात कर रहे थे हम। ठीक, इतनी बात क्लियर ना? 3 नाम याद रखने हैं आपको आईक्यू से रिलेटेड। इंटेलिजेंस टेस्ट के विषय में पूछे, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया, पहला बुद्धि का परीक्षण, तो आप कहेंगे एल्फ्रेड बिने ने 1905 में। एल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन के द्वारा पब्लिश हुआ। ठीक, जिसके रिवीजन थे ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक, अगर हम बात करें मेंटल एज की, मेंटल एज का ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटल एज याद रखना जरूरी है। मानसिक आयु कि आपका दिमाग किस लेवल पे काम करता है, ये भी बिने ने दिया। आईक्यू का कॉन्सेप्ट स्टर्न ने दिया, विलियम स्टर्न 1912 में। आईक्यू का फॉर्मूला रिवाइज करके किसने बनाया? लुईस टर्मन ने बनाया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ेंगे, इसको समझेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। बहुत चीजें थी आज कराने को, बट मुझे लग रहा है कि आज हम इतना ही समझ पाएंगे, नहीं तो आपको बहुत सारी चीजें मैंने बताने को शामिल की हुई है। ये पीडीएफ अगर आप देखे रहे होंगे, आपको मिल चुकी है, तो आपको पता लगेगा। ठीक, ये जो फॉर्मूला है कंप्लीट, इस पर टर्मन की फोटो बनी हुई है, इन्होंने इसको कंप्लीट किया। ठीक, ये है टर्मन, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिखा है यहाँ। इन्होंने फॉर्मूला कंप्लीट किया, एक तरह से रिवाइज किया इसको। आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि, आपके इंटेलिजेंस का स्कोर के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाता है। इंटेलिजेंस कोशेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में, कि भाई इंटेलिजेंस को अगर नंबर्स में चाहिए तो आईक्यू स्कोर निकालना होगा। क्लियर बात आंचल? पीडीएफ में मिल चुका है, मिनहाज मैंने शेयर कर दिया है। एक चीज है मानसिक आयु, यानी जिस लेवल पे आपकी जो बुद्धि है वो काम करती है। भाई आप 8 साल के तो हो गए, लेकिन आपका बुद्धि का जो मानसिक आयु है, जो हमारी मेंटल एज है, वो 3 साल के बच्चे जैसी है। आप प्रॉब्लम आप क्या कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम 5 साल के बच्चे की ही सॉल्व कर पाते हैं, आप हैं 13 साल के, मतलब आपकी मानसिक आयु, मानसिक क्षमता कम है। फिर है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है रियल एज, इसको कह सकते हैं रियल एज या कैलेंडर एज। रियल एज या कैलेंडर एज भी इसको हम कह सकते हैं, इसको वास्तविक आयु कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है आपको दुनिया में आए हुए कितने साल हो गए, वो क्रोनोलॉजिकल एज कहलाएगी आपकी। गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। ठीक है, मैंने तो कोई क्लास रिमूव नहीं किया, कुछ टेक्निकल एरर होगा, कॉल करो टीम को, उनसे कहो। ठीक है बात? देखो एक बार इतना, कोई कह रहा है मेंटल एज कैसे पता करेंगे? आपको मेंटल एज पता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको पेपर में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो बाकी की 2 चीज दी होंगी, तीसरी निकालनी होगी मैथ्स का फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला यही है, ये आसान है टॉपिक, बट आपको समझना होगा ध्यान देकर के। 2 बार देखो वीडियो, चाहे मैं इतना स्लो चल रही हूँ, इससे ज्यादा स्लो मैंने कभी इंटेलिजेंस को पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये टेस्ट होता है आजकल, ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं, लैब्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं जो इन चीजों पे काम करते हैं। देखो मेंटल एज का वैसे तो तरीका ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको अपनी आपकी एज के अकॉर्डिंग, और उसके हिसाब से आपकी मेंटल एज को निकाला जाएगा। बट आपके लिए कोई काम करनी है, आपको साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर फिगर्स मिल जाए तो आप यूज करके उसको निकाल दें। मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज मान लेते हैं, एक मेंटल एज है, एक बच्चा है जो 10 साल का है, जिसकी वास्तविक आयु कैलेंडर एज, रियल एज जो है वो 10 साल है। उसका जो दिमाग है वो काम करता है 12 साल के बच्चे के बराबर, यानी मानसिक आयु जो है वो ज्यादा है, अपनी एज से ज्यादा है, मतलब बच्चा इंटेलिजेंट होगा या एवरेज से ऊपर होगा। ठीक, सूत्र को फॉर्मूला बोलेंगे इंग्लिश में,
इंटू 100, ये 100 लगाना बहुत जरूरी है। ठीक, अब इसको सिंपली आप 0 से 0 काट देंगे और 12 इंटू 10 करेंगे तो सिंपल है 120 आ जाएगा। IQ स्कोर आ गया ये आपका। ये क्या आ गया? IQ स्कोर आ गया। अब कई बार क्या होगा, आपको IQ निकालना होगा, ये दोनों चीज दी होंगी। कई बार आपको IQ दिया होगा, मेंटल एज नहीं दी होगी, क्रोनोलॉजिकल एज दी होगी, तो आप इंटू 100 करके वो रख के फॉर्मुला में निकाल लेंगे। सभी के लिए चंदन ये क्लियर है बात? ये परसेंटेज में नहीं आता, ये नॉर्मल नंबर्स में आता है, इसीलिए 100 यहां पे लगाया गया है कि फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है बात? अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, और ये आपको जिस फॉर्म में मिले, अगर आपको पेपर में साल में दिया है तो आप साल में लिख दीजिए, अगर आपको महीनों में दी है एज तो महीनों में लिख दीजिए, लेकिन दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है या नहीं? बहुत बढ़िया सोनू, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे 3 सिचुएशन बनती हैं, 3 सिचुएशन बनती हैं इस केस में। आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। मैका से याद रख सकते हो, मां से याद रख सकते हो कि IQ का फॉर्मूला मां से शुरू होता है और का पे खत्म होता है, यानी MA/CA, और 100 तो मल्टीप्लाई में लगाना ही है। कई बार सिर्फ IQ का फॉर्मूला पूछ लेता है एक नंबर में और हम 100 भूल जाते हैं। जब तक चारों ऑप्शन चेक ना कर लो तब तक आंसर मत करो जल्दीबाजी में, नहीं तो गड़बड़ होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया मुक्ता। हाँ, दुख दर्द होना भी नहीं चाहिए। अब 3 सिचुएशन बनेंगी IQ स्कोर के बेसिस पे। भाई अगर एक व्यक्ति की मेंटल एज ज्यादा है उसकी वास्तविक आयु से, MA का मतलब है मेंटल एज, मानसिक आयु, जिस लेवल पे उसका दिमाग फंक्शन करता है, वो क्या है? ज्यादा है किससे? उसकी वास्तविक आयु से, जितने साल का वो है। मान लेते हैं 10 साल है मेंटल एज और बच्चा है 8 साल का ही, 8 इयर्स का ही, और मेंटल एज है 10 साल। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, जिसकी दिमाग की क्षमता ज्यादा है वो अबव एवरेज है, वो एवरेज से तो ऊपर है हर हालत में। ठीक है जी, जल्दी करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। जिसका मेंटल एज कम है क्रोनोलॉजिकल एज से, मान लीजिए क्रोनोलॉजिकल एज है 10 साल और दिमाग काम करता है सिर्फ 8 साल की उम्र में, तो ये एवरेज से नीचे चला गया, क्योंकि एवरेज क्या है? 100 है एवरेज, हाँ ये मान लीजिए। ठीक है बात? अगर हम बात करें, एक मिनट रुको, फोन आ रहा है मम्मी का, देखो एक बार। देखिए एक बार, अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर मेंटल एज कम है, मतलब दिमाग की जो उसकी क्षमता है अपनी एज से कम है, तो वो एवरेज से नीचे है। एवरेज क्या होता है? औसत। औसत मतलब जितना एवरेज पॉपुलेशन का IQ है। ठीक, तो अबव एवरेज वो होगा जिसका MA ज्यादा है, बिलो एवरेज वो होगा जिसका MA कम है CA से। ठीक, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके क्वेश्चन यूं ही आसान हो जाते हैं। अगर मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है, मतलब 10 साल का बच्चा है, दिमाग में 10 साल के लेवल का काम करता है, तो ये एवरेज कहलाएगा। क्योंकि अगर आप यहां रखोगे फॉर्मुला में, तो 10 साल का बच्चा मतलब दिमाग उसका 10 साल का है, वो खुद भी 10 साल का है, और 100 से गुणा की तो ये तो वैसे कट जाएगा, सिर्फ 100 बचेगा, जिसको कहेंगे एवरेज। एवरेज IQ की जो आपके स्कोर होता है, नहीं चाय पीते हैं मैंने आज कम पीते हैं अभी गर्मी में, 90 to 110, और अभी क्लासेस भी कम होती है ना कंपैरेटिवली, पहले बहुत दिन भर क्लासेस होती थी तो उस चक्कर में बहुत बार बैठ बैठ के चाय पीते थे। नहीं नहीं, एग्जाम अवॉइड नहीं करना शबनम, तैयारी अच्छी करनी है। ये एवरेज IQ स्कोर होता है 90 से 110, इसको याद रखिएगा, एवरेज, औसत। अभी हालांकि हम कई तरह की IQ टेबल समझेंगे, कई तरह की IQ टेबल समझेंगे। आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है यही 7 बजे शाम को। ठीक, PDF नोट सेक्शन में मिल गया होगा। क्या बात समझी हमने कि IQ की 3 सिचुएशन बनती हैं, या तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, या तो मानसिक आयु ज्यादा होगी वास्तविक आयु से तो अबव एवरेज हो जाएगा बच्चा, बहुत ज्यादा है तो गिफ्टेड कहलाएगा, या फिर मानसिक आयु बराबर होगी वास्तविक आयु के तो एवरेज कहलाएगा, क्योंकि 100 पे आ जाएगी बात कट के, और या फिर मानसिक आयु कम होगी क्रोनोलॉजिकल एज से, यानी है तो 10 साल का, दिमाग 8 का काम करता है, मतलब क्या होगा कि वो बिलो एवरेज है। ठीक, अब समझते हैं। कई तरह के IQ टेबल हैं, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, जैसे एडुकेबल क्या होता है, आपका रिटार्डेड क्या होता है, आपका ट्रेनेबल चिल्ड्रन कौन से हैं, कस्टोडी वाले कौन से हैं। ठीक, ये सारी चीजें। ये जनरल IQ टेबल है, जो नॉर्मल IQ टेबल है, जिसको हम सभी यूज करते हैं कि जीनियस लेवल का अगर है तो 140 एंड अबव होना चाहिए, इडियट है तो 0 से 24 होगा उसका IQ स्कोर। ठीक, ये तो ही नॉर्मल। अब इनको पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर डिवाइड करके देखें तो ये टेबल बनेगी। ठीक, अगर हम बात करें किसकी, बेल कर्व की, तो इसके बेसिस पे फिर बेल कर्व को समझेंगे। ठीक है बात? इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ डेफिशिएंसी के बेसिस पे, रिटार्डेशन के बेसिस पे एक अलग टेबल है छोटी सी, उसको समझेंगे। ठीक, फिर मोरॉन कौन से होते हैं, एम्बेसाइल कौन से हैं, इडियट कौन से हैं, ये एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है, इनको अलग से मैं समझा करके जाऊंगी आपको। ठीक, फिर एडुकेबल, ट्रेनेबल, कस्टोडियल चिल्ड्रन कौन से हैं, इनको समझेंगे। ठीक, फ्लीन इफेक्ट क्या है उसको समझेंगे, क्या IQ पे एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है, क्या एक गरीब और अमीर बच्चे के IQ में डिफरेंस होगा, या अमीरी और गरीबी से यानी इकोनॉमिक कंडीशन से IQ इफेक्ट होता है कि नहीं। नेचर और नर्चर, IQ जो है आपका, IQ छोड़ दीजिए, इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है, वो हेरिडिटी की वजह से या एनवायरमेंट की वजह से है। ये सारी जो बातें हैं ना, ये बातें हम करेंगे कब, कल 7 बजे, क्योंकि इनमें अभी चीजें हैं समझने को। तो IQ की जो टेबल है उसको हम कल समझेंगे और उसके आगे की बात भी कल करेंगे। इतने आप एक काम कीजिए, आज जो भी हमने डिस्कस किया है उसको ढंग से रिवाइज कीजिए, दिमाग में एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तो कुछ भी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है स्नेहा? PDF लोड नहीं होता तो जो करियर की टीम है उनको करिए कॉल। ठीक है मैम, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है घर में, उनके साथ बैठिए, उन्हें समझाइए, नहीं तो कोई स्टैंड लीजिए। यूट्यूब पे भी क्लास होगी आज से मैंने शुरू कर दिया फिर से, मैं थोड़ा सा बेहतर नहीं फील कर रही थी। सारे नोट्स बना लिए, वो तो बेस्ट है कि आप नोट्स बनाएं। पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, अपने बैचेस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद देखिएगा कि आप में कितना परिवर्तन आया है, और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे तो कोई नहीं रोक सकता आपका CDP सेक्शन, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपके साथ यहाँ एजुकेटर्स कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। ठीक है, कल मिले।
ध्यान रखिए अपना। टर्मन ने किया है, फॉर्मूला की बात आए तो टर्मन याद रख लो, अगर एक शब्द में याद रखना है, और आईक्यू कॉन्सेप्ट की बात आए तो खुशबू मैं याद रखूंगी आपकी भी बात, तो आप स्टर्न को याद रखिएगा। ठीक, कल मिलेंगे और बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। हाँ, थोड़ी सी वीकनेस हो गई है सिंबल, है ना। चलिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, गुड नाइट।